ये आपका फोर्थ यूनिट में है। टॉपिक नंबर 4, नेचर ऑफ डिमांड एंड डिमांड एनालिसिस। अब डिमांड क्या है, तो इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज डिमांड का मतलब होता है डिजायर। लेकिन इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब नॉट ओनली डिजायर, डिजायर यानी इच्छा, कोई वस्तुनिक ख्वाहिश, बट समथिंग मोर देन डिजायर, डिजायर से ज्यादा होता है। तो इसके लिए आपको तीन चीजों को फुलफिल करना है। नीचे 3 पॉइंट में बताया गया है। अ पर्सन मस्ट हैव डिजायर। दूसरा एबिलिटी, मतलब उसके पास ताकत होनी चाहिए उस चीज को खरीदने के लिए, मतलब खरीदने की ताकत, जिसको परचेसिंग पावर बोलते हैं अपने। और तीसरा विलिंगनेस टू पे, मतलब पैसे भी है लेकिन पैसे को खर्च करने की तैयारी उसकी होनी चाहिए। इफ एनी वन कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाई, इसमें से कोई भी एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई नहीं होती तो डिमांड नहीं है। बराबर। जैसे कि पुअर पर्सन, उसकी डिजायर होती है कि कार खरीदे लेकिन उसके पास एबिलिटी नहीं है, तो यहाँ डिमांड नहीं है। इसी तरह से एक रिच पर्सन, उसकी एबिलिटी है कि वो कार खरीद पाए लेकिन उसकी डिजायर नहीं है कार खरीदने की, तो इसकी डिमांड नहीं है। तो डिमांड का मतलब, अब देखो, डिजायर फॉर अ कमोडिटी, नीचे लिखा है टेबल में एबिलिटी टू पे और विलिंगनेस टू पे। विलिंगनेस यानी इच्छा शक्ति की भाई। नाउ डिमांड को डिफाइन करना हो तो डिमांड मीन्स डिजायर टू बाय अ कमोडिटी विच इज बैक्ड बाय यानी सपोर्टेड बाय। बैक्ड बाय का मतलब होता है सपोर्टेड बाय सफिशिएंट परचेसिंग पावर, यानी तुम्हारे पास परचेस करने की ताकत होनी चाहिए, और विलिंगनेस टू स्पेंड। डिमांड फॉर अ commodity is defined as the quantity of that commodity which is demanded at a certain price। अंडरलाइन करो, certain price, पहले कीमत तुमको पता होनी चाहिए और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम या तो पीरियड ऑफ टाइम, और टाइम भी पता होना चाहिए कि कब इसकी डिमांड है। हियर डिमांड को क्या बोलेंगे, अपने रिलेटिव कॉन्सेप्ट यानी सापेक्ष। किसी के साथ कनेक्टेड है, दो चीजों के साथ कनेक्टेड है, टाइम और प्राइस के साथ में। टाइम और प्राइस के बिना डिमांड का कोई मतलब नहीं होता है। विदाउट विच डिमांड स्टेटमेंट्स विल बी इनकम्प्लीट, यानी अधूरुस है। कोई ऐसा बोले कि डिमांड फॉर राइस इज 100 किलोग्राम, तो अधूरा है। डिमांड फॉर राइस एट प्राइस ₹5 पर किलोग्राम इज 100 किलोग्राम पर डे, तो ये लिखा है पर डे और यहाँ आगे लिखा है ₹5। ये स्टेटमेंट तुम्हारा कंप्लीट हुआ क्योंकि इसमें प्राइस भी है और पर डे यानी टाइम भी है। बराबर। तो यही लिखा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है, जबकि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ज्यादा मीनिंगफुल है। इसमें मेंशन किया गया है प्राइस, मेंशन यानी दर्शाऊ, प्राइस और टाइम ड्यूरिंग विद द कमोडिटीज परचेज। अब इंडिविजुअल डिमांड, व्यक्तिगत मांग यानी बाजार मांग, ये जहां से टाइप किया गया है वो 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक है। एग्जैक्टली, समझे। इन इकोनॉमिक्स व्हेन वी टॉक अबाउट डिमांड, तो इसका मतलब होता है हाउ मच ऑफ अ प्रोडक्ट अ पर्सन इज विलिंग टू एंड एनेबल टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस। अलग अलग कीमत के ऊपर कोई इंसान कितनी चीजों को खरीदने की तैयारी रखता है और कितनी चीजों को खरीदने की ताकत रखता है। राइट, इट इज नॉट जस्ट अबाउट वांटिंग समथिंग, कोई चीज खरीदना, कोई चीज की ख्वाहिश रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऑल्सो अबाउट हैविंग इनफ मनी, तो पैसा भी होना चाहिए उसको खरीदने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन रियली वांट्स अ कार बट कांट अफोर्ड इट यानी मतलब पोसाई ना, दे डोंट हैव डिमांड फॉर द कार बिकॉज दे कांट पे फॉर इट। डिमांड डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स, एक तो प्राइस लिखा है, तो हाउ मच द प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट की कीमत क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, व्हाट द पर्सन लाइक्स और डिजायर्स, इंसान को क्या पसंद और ना पसंद है, एंड हाउ मच मनी द पर्सन हैज टू स्पेंड, और कितना वो खर्च करना चाहता है, हैज टू स्पेंड। फिर उसके बाद आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी प्राइस ऑफ रिलेटेड यानी कौन से गुड्स, उसके साथ उसके जैसे गुड्स, जिसको अपने सब्सटीट्यूट्स बोलते हैं या तो कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। दो चीजें, जैसे चाय अगर पीनी हो तो चाय अकेली नहीं होती है, उसके साथ में दूध शक्कर सब आता है। राइट, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन चाय और कॉफी एक दूसरे के सब्सटीट्यूट है, अवेज। कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक,
सब्स्टिट्यूट यानी अवेज। इफ एनी ऑफ दीज फैक्टर्स चेंज, अ पर्सन्स डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट कैन चेंज टू। अब मार्केट डिमांड इज जस्ट द टोटल डिमांड फ्रॉम ऑल इंडिविजुअल्स इन द मार्केट। इफ अ लॉट ऑफ पीपल वांट एंड कैन अफोर्ड अ गुड, द मार्केट डिमांड विल बी हाई। बहुत सारे लोगों ने अगर खरीदना शुरू किया एक ही प्राइस पॉइंट के ऊपर, तो मार्केट डिमांड बढ़ती है। इन शॉर्ट, इंडिविजुअल इंडिविजुअल डिमांड खाली एक इंसान के लिए होती है, वन पर्सन विलिंगनेस एंड एबिलिटी, बराबर। लेकिन उसमें कौन कौन सी चीजें उसको इन्फ्लुएंस करती है? एक तो प्राइस, दूसरी उसकी इनकम, और तीसरा उसका पर्सनल प्रेफरेंस। पर्सनल प्रेफरेंस का मतलब व्यक्तिगत पसंद नापसंद, यानी पर्सनली तुमको क्या लाइक और डिसलाइक तुम करते हो ना, वो लाइक्स एंड डिसलाइक्स को प्रेफरेंस बोल सकते हैं। अब मार्केट डिमांड फंक्शन, द मार्केट डिमांड फंक्शन shows the total quantity of a product that all consumers in the market are willing to buy at different prices. While we've been focusing on individual demand, market demand combines the individual demands of all consumers in a region or country. એક વિસ્તારમાં જેટલા પણ લોકો રહેતા હોય ને, એ બધા એક કન્ટ્રીમાં જેટલા પણ લોકો રહેતા હોય તેની ડિમાન્ડ એક સાથે અગર એક પ્રોડક્ટની અગર આપણે જોઈએ, તે માર્કેટ ડિમાન્ડ। तो देखो मार्केट डिमांड फंक्शन में एफ लिखा है, पहले क्यूडी लिखा है। क्यूडी का मतलब क्वांटिटी डिमांडेड यानी मांग, इजिकल टू एफ। एफ यानी फंक्शन मतलब डिपेंड्स ऑन, ये डिपेंड करे જેના ઉપર, કોના ઉપર? पहले तो प्राइस ઉપર, બીજું ઇન્કમ ઉપર, ત્રીજું प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स એના ઉપર। टी, टी यानी टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ए का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स और पॉपुलेशन। ए लिखा नहीं है यहाँ पे, इसका एडवर्टाइजमेंट लिख दो। फंक्शन यानी डिपेंड्स ऑन, ये इतनी सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है यानी। अब ये लीनियर फॉर्म में, लीनियर फॉर्म का मतलब क्या? एक सीधी लाइन के अंदर जाता है, या तो डायरेक्टली या तो इनवर्सली। डायरेक्टली का मतलब एक बढ़ेगा, जैसे इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, ये लीनियर हुआ, बराबर। लेकिन प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, ये डाउनवर्ड, लेकिन ये भी लीनियर हुआ। अपोजिट भी लीनियर जो, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ऐसा। यहाँ देखो क्यूडी इज इक्वल टू सी प्लस B1 PX प्लस B2 I फिर B3 PY, या तो PR लिख दो यहाँ पे, Y की जगह पे R लिख दो, बेटर है। B4 T है, B5 A और B6 N है। अब इसमें C जो है ना, ये क्वेश्चन आएगा, जो C है वो कांस्टेंट है। B3 लिखा है ना, उसमें PY लिखा है, उसकी जगह BR लिखो, ऐसा बोल रहा हूँ। PR लिखो क्योंकि ऊपर आपने R सपोज किया है, तो अलग अलग दो जगह पे कोई मतलब नहीं बनता। देखो C कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी ये कभी चेंज नहीं होता, बराबर ना, स्थिर रहे। द इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस ऑफ द मार्केट डिमांड कर्व। अब B1 इंटरसेप्ट यानी ढाल के भाई, किस तरह का स्लोप होगा वो? B1 B2 B3 B4 और B5 ये कोएफिशिएंट है that show how much the demand market demand changes when each of the factors changes by 1 unit। अब देखो B1 PX का मतलब, ध्यान देना, B1 PX का मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड B1 में आती है, और PX यानी प्राइस। इसके बाद में B2 I लिखा है, इसका मतलब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड B2 में आएगी, और I तुम्हारी इनकम, बराबर। फिर B3 PY लिखा है, मतलब क्रॉस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, बराबर। एक चीज की डिमांड दूसरी चीज की प्राइस, यानी अगर प्राइस एक दूसरी चीज की चेंज होती है तो अपनी चीज के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, इसको क्रॉस इलास्टिसिटी बोलते हैं। फिर ऐसे ही तुम्हारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, एडवर्टाइजमेंट और नंबर, चार इलास्टिसिटीज होती है टोटल। एक प्राइस इलास्टिसिटी, एक इनकम इलास्टिसिटी, एक क्रॉस इलास्टिसिटी और एक एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी, ये चार अलग अलग इलास्टिसिटीज होती है। When each of the factors changes by 1 unit, for example B1 shows how much market demand changes when the price of the product changes, इसी को क्या बोलते हैं अपने इलास्टिसिटी, बराबर ने। मैं बोला ना चार तो तुमको पता ही है ऑलरेडी। और B5 ये बता रहा है कि नंबर ऑफ कंज्यूमर्स के चेंज होने से डिमांड में कितना फर्क पड़ेगा।
अब डायरेक्ट डिमांड फंक्शन focuses on the relationship between the quantity demanded of a product and its own price, holding other factors constant. बाकी सारे factors of production को अपने क्या रखेंगे, constant, वो change नहीं होंगे. In mathematical terms, this can be written as Q is equal to A plus B1P, यानी Q यानी quantity demanded, A यानी वापिस वही constant जो इंटरसेप्ट बोला जाता है, इन्हें ढार कहिए आपने, स्लोप representing the demand when the price is 0, and B1 is the concept showing how much the quantity demanded changes when the price of the product changes by 1 unit. पर इसमें खाली क्या देखेंगे, खाली प्राइस. डायरेक्ट डिमांड फंक्शन में खाली प्राइस आती है, बाकी बाकी सारे फैक्टर्स इसमें से निकाल देने के अपने, राइट. ऊपर जितना भी था, इनकम था, रिलेटेड कॉमोडिटी था, टेस्ट एंड प्रेफरेंस था, एडवर्टाइजमेंट था, नंबर ऑफ, वो सब निकाल दो, खाली बचेगा अकेली खाली प्राइस. In this case, if the price of Brooke Bond tea changes, B1 tells us how much the quantity demanded will change. The direct demand function shows how the price of the product affects the quantity demanded, assuming other factors like income, competitor prices, etc. remain constant. यानी इनकम वगैरह बाकी सब चीजें क्या रहे, कांस्टेंट सेम रहे. तो अब इनवर्स डिमांड फंक्शन. इन इकोनॉमिक्स वी आर also interested in understanding how price changes in response to a change in quantity demanded. This is inverse demand function. मतलब उल्टा, हम क्या करेंगे, प्राइस कैसे चेंज होती है, मैं डिमांड को चेंज करूँ तो. अब सोचो कि जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस क्या होगी, सोचो, बढ़ेगी ऑब्वियसली, बराबर. जब डिमांड कम हो जाएगी तो ज्यादा बेचने के लिए अपने को प्राइस कम करनी पड़ेगी. तो ये इनवर्स डिमांड फंक्शन हुआ, क्योंकि उसमें क्या था, अपने प्राइस चेंज करते थे उसके कारण डिमांड बदलती थी डायरेक्ट डिमांड फंक्शन में. लेकिन इसमें अपने क्या करेंगे, अपने डिमांड चेंज करेंगे उसके कारण प्राइस बदलेगी. समझे. तो डायरेक्ट डिमांड फंक्शन में Q is equal to A plus B1P, जबकि वी कैन मैनिपुलेट मतलब चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट यानी चेंज दिस टू एक्सप्रेस प्राइस एज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी. तो P is equal to C माइनस डी क्यू. माइनस क्यू हो गया क्योंकि अपने सामने से Q को इस साइड पे ले आते हैं, बराबर ने, प्राइस सेम रखते हैं इसलिए. जहां पे C कांस्टेंट टर्म है और D ये बता रहा है कि किस तरह से प्राइस बदलेगी अगर मैं क्वांटिटी को चेंज करूंगा. तो मैं यहाँ पे क्या चेंज करूंगा, क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब डिमांड को बदलूंगा तो इसके कारण प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा. फॉर एग्जाम्पल, यू प्रोवाइडेड एन इनवर्स डिमांड फंक्शन P is equal to 14 minus 0.20 Q. मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि दिस मीन्स दैट द प्राइस ऑफ ब्रूक बॉन्ड टी decreases as the quantity demanded Q increases. This is typical in most demand function. डिमांड बढ़ेगी तो यहाँ, एक मिनट, यहाँ कुछ गलत जा रहा है. हाँ, प्राइस कम करनी पड़ती है, डिमांड बढ़े तो प्राइस कम होगी. किस लिए, सुनो, अगर डिमांड बढ़ेगी ने तो हम क्या करेंगे, हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे. प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा करने से फायदा होगा, और ये फायदा किसके अंदर दिखेगा, अपने प्राइस कम करते जाएंगे उसके अंदर दिखेगा. अब अंडरस्टैंडिंग द मार्केट डिमांड कर्व. द मार्केट डिमांड कर्व shows the total quantity of a good or service that all consumers in the market are willing to purchase at different prices. To construct the market demand curve, we combine the individual demand curve of all consumers. ये आपने देखा था, अलग अलग इंडिविजुअल कर्व्स को अपने एक साथ में कंबाइन कर दे, यानी व्यक्तिगत मांग रेखा ने अगर आपने एक साथ जोड़ी दीजिए तो आपने शू मले, बाजार मांग रेखा मले. यानी अलग अलग इंडिविजुअल डिमांड कर्व को एक साथ में मिला दोगे तो आपको क्या मिलेगा, मार्केट डिमांड कर्व मिलेगा. तो देखिए अभी आगे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन. इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ईच कंज्यूमर हैज देयर ओन डिमांड कर्व. सब कंज्यूमर अपने अपने डिमांड कर्व अलग रखेंगे, विच शोज कि वो कितनी प्राइस के ऊपर कितनी डिमांड करने के लिए रेडी है. दीज कर्व्स आर टिपिकली डाउनवर्ड स्लोपिंग. टिपिकली यानी नॉर्मली, डाउनवर्ड स्लोपिंग यानी नीचे तरफ आवे, लेफ्ट टू राइट. देखो ये आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर जो डायग्राम है ना उसके अंदर दिखेगा. डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा.
जिसमें तुम देख सकते हो DA और DB लिखा है ना, वो कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी उसका डिमांड कब है, लेकिन जो DM लिखा है वो मार्केट डिमांड कब है। समझ में आई बात? बराबर। दोनों को खाली मिला दो तो आपको तीसरा डिमांड कब मिलेगा। ऐसा ड्रॉ करने के टाइम पे याद रखो डॉटेड लाइन कनेक्ट करनी है छेक तक। P1 जो है ना, उसको डॉटेड सीधे सीधे कनेक्ट करके तुम तीसरे डायग्राम तक ले जाते हो, और P2 है उसको भी कनेक्ट करते करते कहां तक ले जाएंगे, अपने तीसरे डायग्राम तक। बराबर ने, ये P1 और P2 को खाली कनेक्ट करना है। और देखो नीचे क्वांटिटी में देखो, पहले में क्वांटिटी 2 और 4 लिखी है, दूसरे में 3 और 6 लिखी है। हम करेंगे क्या, 2 और 3 को प्लस करो तो 5 आ गया, तीसरे में 5 लिखा है। इसी तरह से 4 और 6 को प्लस करो तो 10 आ गया, वो तीसरे में लिखा है। समझे? डायग्राम ऐसे ड्रॉ करना है आपको। अब ये स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन पे वापस जाओ। सेकंड देखो, हॉरिजॉन्टल समेशन, जो मैं अभी बता रहा था 2 + 3 करेंगे तो 5 आएगा, उसको हॉरिजॉन्टल समेशन बोला जाता है। टू गेट द मार्केट डिमांड कर्व वी ऐड टुगेदर द क्वांटिटीज डिमांडेड। याद रखो खाली क्वांटिटी ऐड करनी है, प्राइस ऐड नहीं करनी है, प्राइस सेम रहेगी बाय ऑल इंडिविजुअल्स एट ईच प्राइस लेवल। दिस प्रोसेस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल समेशन। राइट? तो हमने यहाँ पे समझो कि ए 2 यूनिट खरीदता है ओपी प्राइस के ऊपर, और बी 3 यूनिट खरीदता है, तो दोनों को टोटल कर दे तो 5 यूनिट, इसका क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल समेशन हो गया। थर्ड, क्रिएटिंग द मार्केट डिमांड कर्व। इफ वी रिपीट दिस प्रोसेस फॉर ईच प्राइस लेवल at price OP, price OQ etc. we get the total demand for the good at all prices। इन दोनों को मिला दें तो अपने को टोटल डिमांड मिल जाएगी। प्लॉटिंग दिस पॉइंट ऑन अ ग्राफ, हमको मार्केट डिमांड को मिलेगा, जो भी वैसा ही करेगा जैसा इंडिविजुअल का है, वो भी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दिस मीन्स दैट जब जब प्राइस डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये अंडरलाइन करो। तीसरे में लास्ट है, प्राइस इंक्रीज होगी तब क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी तो इंक्रीज होगी। राइट? वाई द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। अभी ऐसा क्यों होता है? लाइक इंडिविजुअल डिमांड कर्व, द मार्केट डिमांड कर्व ऑल्सो स्लोप्स डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। क्योंकि जब किसी भी चीज की प्राइस कम होती है तो कंज्यूमर उसको खरीदने के लिए ज्यादा तैयारी दिखाता है। बराबर। मोर कंज्यूमर्स आर विलिंग, यानी ज्यादा कंज्यूमर्स आएंगे बाजार में। एंड जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर है, यानी अभी के कंज्यूमर जो ऑलरेडी खरीद रहे थे, वो भी ज्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे। एडिशनली व्हेन द प्राइस ड्रॉप्स मोर बायर्स एंटर द मार्केट। जब प्राइस कम होती है तो ज्यादा खरीदने वाले मार्केट में एंटर होते हैं। अब देखो यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लेन किया वही लिखा है, ओपी प्राइस के ऊपर 2 यूनिट और 3 यूनिट दोनों को मिला दो 5 यूनिट आया, और OQ प्राइस के ऊपर 4 और 5 दोनों को मिला दो 9 यूनिट। मैं बोलता हूँ यहाँ पे ने अपने को इस तरह से नहीं करना है, अपने 4 और 4 लिखा है ने तो 5 की जगह पे 6 लिख दो, क्योंकि आगे वाले डायग्राम में 6 लिखा हुआ है। 4 के बाजू में जो है ना 5 की जगह पे 6 लिखो और 9 की जगह 10 कर दो। और जहाँ OP लिखा है ना OP, वहां OP1 लिखो, और OQ लिखा है वहां पे OP2 लिखो। OP लिखा है वहां पे OP1 लिखेंगे, और OQ लिखा है वहां पे OP2 लिखेंगे, क्योंकि तभी अपना डायग्राम है ने जो है उसका एक्सप्लेनेशन इसके साथ में जाएगा। राइट? तो यहाँ डायग्राम तक अभी अपने कंप्लीट करते हैं। देखो इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड फंक्शन, to derive the market demand function from the demand functions we simply add up the individual demand function of all the consumers। मैंने कल भी बताया आपको, 3 + 2 करो 5, ये डायरेक्टली हो जाता है। अब अपने इंडिविजुअल ए की डिमांड की बात करें तो QA इज इक्वल टू 40 - 2P, वेर QA यानी क्वांटिटी डिमांडेड बाय इंडिविजुअल ए, P यानी प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, और द इंटरसेप्ट 40, प्राइस जब 0 हो ने, इंटरसेप्ट का मतलब स्लोप, और साथ में जब प्राइस 0 हो ने तब क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होती है, यानी 0 के ऊपर क्वांटिटी कितनी डिमांड होगी तो 40, शुरुआत वहां से होती है।
द कोएफिशिएंट ऑफ -2 जो लिखा है वो, इसका मतलब ये हुआ कि हर 1 रुपये अगर तुम प्राइस में इंक्रीज करोगे तो इससे 2 यूनिट डिमांड कम होती जाएगी। -2 का मतलब ये 1 यूनिट यानी 1 रुपीज प्राइस अगर इंक्रीज करेंगे तो 2 रुपये डिमांड, तो सॉरी 2 यूनिट डिमांड कम हो जाएगी। अब इंडिविजुअल बीज डिमांड, तो QB इज इक्वल टू 25.5, ये इंटरसेप्ट हुआ। 25.5 को क्या बोलेंगे, इंटरसेप्ट। और -0.75 का मतलब कि हर बार 1 रुपये तुमने प्राइस इंक्रीज की तो तुम्हारी डिमांड 0.75 यूनिट्स कम हो जाएगी, राइट। अब C के बारे में बात करें तो QC इज इक्वल टू 36.5। तो पहले तो क्या 36.5 को इंटरसेप्ट बोलेंगे, मतलब जब प्राइस 0 हो तो डिमांड 36.5 होगी, और जब तुम 1 रुपये प्राइस को चेंज करोगे तो 1.25 यूनिट डिमांड चेंज होगी। या अगर तुमने प्राइस में अगर सॉरी हाँ 1 रुपया तुमने अगर इंक्रीज किया तो 1.25 तुम्हारी डिमांड कम हो जाएगी, ऐसा। अब इसको कैलकुलेट करना हो तो कितना सिंपल है, देखो मार्केट डिमांड फंक्शन QA प्लस QB प्लस QC तीनों का प्लस कर दो तो तुमको QM यानी मार्केट मिल जाता है। अब देखो 40 - 2P, पहले का QA कितना है 40 - 2P, दूसरे का 25.5 - 0.75P, और तीसरे का 36.5 - 1.25P। अभी सबको टोटल कर दो, 40, 25.5 और 36.5, तो 102 आ जाएगा। और टोटल P कितना होता है -2 - 0.75 और -1.25, सबको मिला दे दो 4, बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में अगर तुम 4 रुपये प्राइस इंक्रीज करोगे, सॉरी 1 रुपये प्राइस इंक्रीज करोगे तो 4 रुपये डिमांड कम हो जाएगी। 1 रुपये प्राइस को इंक्रीज करोगे तो 4 रुपये डिमांड कम हो जाएगी, ये उसका मतलब। ये नीचे लिखा है देखो, -4 क्या बता रहा है कि फॉर एवरी 1 रुपी इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी द टोटल क्वांटिटी डिमांडेड इन द मार्केट विल डिक्रीज बाय 4 यूनिट्स। ओके, explain in brief the law of demand and write a short note on law of demand। ये प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने बताया, लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स like price and demand. It states that there is inverse relationship between price and demand. It means that if price falls, demand will rise, or if price rises, demand will fall. यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, एक यानी कौन सा, पहले प्राइस फिर डिमांड, बराबर। तो अब इसमें स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में देखो, lower the price, higher will be the demand, and higher the price, lower will be the demand if other things remain same। बाकी की सारी चीजें अगर बराबर रही तो बाकी की सारी चीजें यानी क्या, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज, ये सब चीजें अगर सेम रही, चेंज ना हो, तो जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, और जब प्राइस कम हो जाएगी तो डिमांड बढ़ेगी। 11th स्टैंडर्ड, बराबर। इसका मतलब मोर ऑफ अ कमोडिटी इज डिमांडेड एट अ लोअर प्राइस एंड लेस ऑफ अ कमोडिटी इज डिमांडेड एट अ हायर प्राइस, बट अदर फैक्टर रिमेनिंग सेम। तो अदर फैक्टर्स में एजम्पशन बोलते हैं, एजम्पशन यानी धारणा हो, मांगना नियम नहीं, धारणा हो। इसमें सबसे पहले प्राइसेस ऑफ सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इसको रिलेटेड गुड्स बोला जाता है। अन्य वस्तु नया भाव, अन्य वस्तु की कीमत बदलाए ना। अब इसमें दो तरह की चीजें आती है, पहले तो सब्सटीट्यूट यानी उसके जैसी कॉमोडिटी, और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री यानी उसके साथ यूज होने वाली कॉमोडिटी। जैसे चाय के साथ में शक्कर, ये सब्सटीट्यूट नहीं हुआ, ये कॉम्प्लीमेंट्री हुआ, लेकिन चाय और कॉफी सब्सटीट्यूट हुए। द इनकम ऑफ कंज्यूमर चेंज नहीं होना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होना चाहिए। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, साइज का मतलब पॉपुलेशन बढ़नी नहीं चाहिए या कम नहीं होनी चाहिए, और कंपोजिशन का मतलब बच्चे बूढ़े और जवान, ये कंपोजिशन में आते हैं।
टेस्ट, हैबिट, फैशन और प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, ये चेंज नहीं होना चाहिए। एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर फ्यूचर के बारे में कोई एक्सपेक्टेशन ना करे कि कल प्राइस घटेगी तो मैं खरीदूंगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन ना करे। फिर क्रेडिट फैसिलिटी जैसी है वैसी ही रहनी चाहिए, मतलब जितनी लोन पहले मिलती थी अभी भी मिले। वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशन, हवामान बदलाए ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आवकनी वेचनी सेम रहे। एंड द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। डिमांड ऑफ लॉ, एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड शेड्यूल इज ए टेब्युलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस क्वांटिटीज। टेब्युलर यानी टेबल में, बराबर, अपने टेबल में लखिए तो देखो लोअर, अगर प्राइस लो है तो डिमांड 500 है, यानी वो हायर है। लोअर के सामने हायर और हायर के सामने लोअर, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 500 400 300 200 100, यानी प्राइस और क्वांटिटी रिलेशनशिप, उसको एरिथमेटिकली, एरिथमेटिकली यानी आंकड़ा की रीते, तो इसको डिमांड शेड्यूल बोलेंगे। व्हेन प्राइस ऑफ एक्स इज लोअर से 1 रुपी, तो डिमांड फॉर एक्स इज हायर, ये 500 यूनिट हो गई। व्हेन प्राइस ऑफ एक्स राइजेस फ्रॉम ₹1 टू ₹2, तो डिमांड फॉर एक्स वहां पे 500 से 400 हो जाएगा। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, दोनों के बीच में इनवर्स यानी व्यस्त संबंध। अब डिमांड कर्व, इसको इन्हें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है। देखो कोई पूछे कि अगर डिस्क्रिप्टिव यानी स्टेट करो तो लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करने का पूरा, बराबर। उसके बाद कोई पूछे एरिथमेटिकली तो टेबल बनाने का, लेकिन अगर कोई पूछे ग्राफिकली तो इसके लिए कर्व ड्रॉ करने का, यानी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ग्राफिकली એટલે आलेख। When price quantity relationship is explained graphically, so it is called demand curve. Demand curve is shown in following figure. In this figure, quantity demanded is measured on OX axis, એટલે x अक्ष ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड એટલે मांग, और y एक्स के ऊपर क्या दिखा है अपने प्राइस। टीटी इज डिमांड कर्व, it is downward falling from left to right, it has negative slope because it explains inverse relationship between price of x and demand for x. When price of x falls from OP to OP1, देखो OP दिख रहा है डायग्राम में, OP से अगर OP1 कम हो गई तो डिमांड पहले कितनी थी, OP के ऊपर OQ थी, अब OQ1 हो गई, यानी प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ती है, बराबर नहीं। और ऐसे ही अगर प्राइस इंक्रीज हो गई OP2, तो डिमांड कितनी हो जाएगी, OQ2, यानी कम हो जाएगी, बराबर। इसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। डिमांड का बढ़ना एक्सपांशन ऑफ डिमांड, डिमांड का कम होना कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो डिमांड फंक्शन, डिमांड इज एन अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, अंकशास्त्रीय अलजेब्रिक ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अब ये जो फंक्शनल वर्ड आता है वो बार बार आएगा। फंक्शनल का मतलब ये रिलेशनशिप हर बार साबित होती है, ये चलती है यानी एक काम करती है, इसलिए इसको फंक्शनल रिलेशनशिप बोले। यानी एक के चेंज होने से अगर दूसरा बदले ने तो उसको फंक्शनल रिलेशनशिप बोलेंगे। व्हेन प्राइस क्वांटिटी रिलेशनशिप इज एक्सप्लेन्ड अलजेब्रिकली, उसको डिमांड फंक्शन बोलेंगे। तो 4 तरीके हुए। अगर मैं एक्सप्लेन करता हूं तो डिस्क्रिप्टिवली बोला जाएगा। अगर मैं शेड्यूल बनाता हूं यानी टेबल बनाता हूं तो उसको एरिथमेटिकली बोलेंगे। अगर उसका ग्राफ बनाता हूं तो ग्राफिकली बोलेंगे। लेकिन अगर मैं उसको डिमांड फंक्शन में लिखता हूं तो उसको अल्जेब्रिकली बोलेंगे, राइट। वो जो नीचे बताया गया है वो डिमांड फंक्शन में देखो, इसमें डी डी एक्स इजिकल टू एफ पी एक्स, यानी वो किसका फंक्शन है, सिर्फ प्राइस का। क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में बाकी सारी चीजों को अपने को कांस्टेंट रखना है, बाकी सारी चीजों को अपने चेंज नहीं होने देना। तो ये सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, डिमांड सिर्फ प्राइस के चेंज होने पे डिपेंड करेगा। तो डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी, एफ यानी फंक्शनल रिलेशनशिप और पी एक्स यानी प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। इट स्टेट्स दैट डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। इट मींस दैट डिमांड depends upon price, demand depends upon price, यानी demand is a function of price. Here demand is dependent, underline करो dependent variable, यानी डिमांड पहले चेंज नहीं होती, वो राह देखती है प्राइस के चेंज होने की, फिर चेंज होती है। तो मतलब प्राइस इंडिपेंडेंट है, प्राइस स्वतंत्र
और डिमांड किसी पे डिपेंड करने वाला, दिस इज अंडरलाइन करो सिंगल वेरिएबल डिमांड फंक्शन। कारण हमने सिर्फ प्राइस को लिया है इसके अंदर चेंज होने के लिए, बाकी सारी चीजों को नहीं लिया है। अगर तुम देखो पेज नंबर, पहले आगे है पेज नंबर 2 के ऊपर आप देखो, इसमें मार्केट डिमांड फंक्शन की फॉर्मूला देखी, क्यू डी इज इक्वल टू एफ पी एक्स आई पी आर टी ए एन लिखा है ना, इतनी सारी चीजें। पर तुमने इनकम को कांस्टेंट रखा, तुमने रिलेटेड कमोडिटीज को कांस्टेंट रखा, तुमने टेस्ट एंड प्रेफरेंस को कांस्टेंट रखा, एडवर्टाइजिंग को कांस्टेंट रखा और नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को यानी पॉपुलेशन को कांस्टेंट रखा। ये सब कांस्टेंट, तो खाली एक चेंज होता है, इसलिए इसको सिंगल वेरिएबल फंक्शन बोलेंगे। जबकि ये फंक्शन जो आपने देखा वो मल्टीपल वेरिएबल फंक्शन बोला जाएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा है ना वो। अब देखिए मल्टी वेरिएबल नीचे लिखा ही है, बाकी सारे फैक्टर्स भी अगर उसमें आ जाए तो। अब फीचर्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, तो पहले तो इनवर्स रिलेशनशिप, इसका मतलब प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स, प्राइस फॉल डिमांड राइज, प्राइस राइज डिमांड फॉल। दूसरी बात अदर फैक्टर्स रिमेनिंग सेम, तो ये अदर फैक्टर्स में कौन कौन आएंगे जो आगे मैंने बताया वो, एडवर्टाइजमेंट इनकम, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंस कंज्यूमर का, फिर नंबर ऑफ कस्टमर, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स निकाल दो, नहीं काम का वो, एंड प्राइस ऑफ रिलेटिव प्रोडक्ट। कॉम्पिटिटर सप्लाई में आता है, इसमें नहीं आता। फिर डिमांड को अपने क्या मानेंगे, पैसिव फैक्टर मानेंगे। पैसिव यानी डिमांड अपने आप चेंज नहीं होती, कोई ना पर आधारित से पैसिव नो मतलब, बराबर। यानी वो खुद चेंज नहीं होती, पहले आपको प्राइस को चेंज करना पड़ता है, बाद में ये चेंज होगी। तो डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल बोलो या तो पैसिव फैक्टर बोलो। प्राइस डज नॉट डिपेंड ऑन डिमांड, प्राइस डिमांड पे डिपेंड नहीं करती है अपने लॉ में, प्राइस हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब डिमांड ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगी। टू रीजंस और टू इफेक्ट, दो कारण से ये होता है। लॉ ऑफ डिमांड में क्या बताया कि जब प्राइस फॉल होती है और राइज होती है, डिमांड विल राइज और फॉल। इसके पीछे का दो, इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यानी अवेजी असर, बराबर। उसमें क्या आता है, इन रियल प्रैक्टिस व्हेन प्राइस ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉल्स दैट कमोडिटी बिकम्स चीप फॉर कंज्यूमर, कस्टमर के लिए वो सस्ता हो जाता है, क्योंकि प्राइस कम होगी तो सस्ता, तो कस्टमर ज्यादा क्वांटिटी परचेस करेगा चीप कमोडिटी के। हियर कस्टमर रेजिस डिमांड फॉर चीप कमोडिटी इन सब्सटीट्यूशन ऑफ कॉस्टली कमोडिटी, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट बोलेंगे। लेकिन इनकम इफेक्ट की बात करें, व्हेन प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉल्स, कस्टमर को गेन मिलता है, किस तरह से, उसकी परचेसिंग पावर बढ़ जाती है। अगर 10 रुपए की चीज 8 रुपए की हो जाएगी तो 2 रुपया मेरा बचेगा ना, तो 2 रुपये जितनी मेरी खरीद शक्ति बढ़ गई, खरीदने की ताकत मेरी बढ़ गई 2 रुपये जितनी, यानी वो सेम यूनिट को लेस मनी से खरीद पाएगा। तो जो बची हुई 2 रुपए की इनकम है ना, उससे वो ज्यादा कमोडिटी खरीदने की ट्राई करेगा, इसको इनकम इफेक्ट बोला जाता है, राइट। Discuss various factors affecting demand. There are many factors which influence the decision of consumer to purchase a particular commodity. It is the primary factor. देखो प्राइस है ना तुम्हारा प्राइमरी फैक्टर है, प्राइस प्राइमरी फैक्टर यानी सबसे पहला फैक्टर जो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को चेंज करता है। लेकिन कब, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग सेम, उसको अंडरलाइन करो, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग सेम, तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और डिमांड आर इनवर्सली रिलेटेड। अबे ना एक ही चीज बार बार घूमती रहेगी, देख लो तुम छेक तक। इसलिए मैंने बोला कि अगर डिमांड पूछा जाए ना तो हमारे लिए बेनिफिट है। पर ये लोगों का है ना पहले से एक, या क्या बोले, एटीट्यूड रहा है या टेंडेंसी रहती है कि हमेशा नए टॉपिक को पहले पूछे। ने सब तैयारी करके जाएंगे, क्या करेंगे दूसरा तो। इट स्टेज दैट व्हेन प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉल्स और राइजेस, उसकी डिमांड भी राइज और फॉल होगी।
इन दिस फिगर प्राइस, वो जो आगे एक्सप्लेनेशन था ना, सेम एक्सप्लेनेशन, पहले ओपी से प्राइस OP1 हो गई यानी कम हुई, तो तुम्हारी क्वांटिटी डिमांडेड OM से OM1 हो गई यानी बढ़ गई। इसी तरह से प्राइस OP से अगर OP2 यानी बढ़ जाती है तो डिमांड OM से OM2 यानी कम हो जाएगी। फिर price of related commodities, the demand for a particular commodity is determined by prices of its related commodities. The related commodities are of two types, एक कॉम्पिटिटिव गुड्स है और दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। तो कॉम्पिटिटिव गुड्स अगर कंपटीशन में है ने, ध्यान देना, यहाँ टीवी का एग्जांपल दिया होगा, वही है सालों से, फिलिप्स और ओनिडा टीवी। ओनिडा टीवी की प्राइस बढ़ेगी तो लोग फिलिप्स टीवी को खरीदने के लिए भागे, कारण ये महंगा पड़ेगा ना, इसलिए वो सस्ता वाला खरीदे। पर याद रखो आगे अपने एजम्पशन क्या किया है, क्वालिटी सेम रहनी चाहिए, तो बराबर नहीं। तो अगर एक कंपनी के टेलीविजन की प्राइस इंक्रीज होती है तो दूसरे कंपनी के टेलीविजन की डिमांड बढ़ जाती है। तो एक की प्राइस इंक्रीज हुई पर दूसरे की डिमांड इंक्रीज हुई, तो दोनों इंक्रीज होते हैं ना साथ में। इसलिए देखो इसका डायग्राम कैसा आया, नीचे से ऊपर जाता हुआ, यानी प्राइस ओनिडा टीवी की बढ़ रही है, डिमांड फिलिप्स टीवी की बढ़ रही है, समझे? यानी दोनों पॉजिटिवली रिलेटेड है। तो क्रॉस डिमांड कब जिसको बोला जाता है, अलग अलग कॉमोडिटियों ने प्राइस एक की दूसरे की डिमांड, इसको क्रॉस बोला जाता है। तो क्रॉस में क्या अपवर्ड राइजिंग डिमांड को मिलेगा। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में देखो, कॉम्प्लीमेंट्री यानी साथ में जो लिया जाता है वो, इसमें इन्होंने प्राइस और सेट टॉप बॉक्स, प्राइस टीवी की और सेट टॉप बॉक्स बोला है। अगर टीवी महंगा हो जाएगा तो सेट टॉप बॉक्स भी कोई नहीं खरीदेगा, बराबर के नहीं। तो यहाँ पे वही वाला डिमांड कब आया, क्योंकि यहाँ पे एक की प्राइस के बढ़ने से दूसरे की डिमांड कम हो जाती है। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या आता है, एक की प्राइस बढ़ेगी दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी, इसलिए उसका कर्व क्या आता है, नीचे की तरफ आता है। अब इनकम ऑफ कंज्यूमर, व्हेन इनकम ऑफ कंज्यूमर राइजेस, ये भी देखो, ये भी पॉजिटिवली रिलेटेड है। तुम्हारी इनकम बढ़ेगी तुम्हारी डिमांड बढ़ेगी, सिंपल लॉजिक है ये, बराबर ने। तो ही रेजिस द डिमांड फॉर नॉर्मल या लग्जरी गुड्स या नेसेसरी कॉमोडिटी। न्यूट्रल गुड्स में कुछ नहीं, अब नमक है घर में, अगर इनकम बढ़े तो डबल नमक थोड़े खाएंगे, बराबर, वो तो सेम જ रहेगा ना। पर इंफीरियर गुड्स को तुम बंद कर दोगे, जैसे कि तुम अगर वनस्पति घी यूज करते हो तो तुम इसके बाद में क्या करोगे, ये प्योर घी लेके आओगे। तो कौन सा घी कम हो गया डिमांड उसकी, जो वनस्पति घी यानी इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देखो ये तीन तरह के कर्व्स तुम्हारे सामने है। इसमें अगर समझो तुम पहले सिंपल राइस खाते थे, अब इनकम बढ़ेगी तो तुम क्या करोगे, बासमती राइस की डिमांड बढ़ा दोगे ना, ऐसा। तो यहाँ सुपीरियर कॉमोडिटी में बढ़ता है डिमांड का, तो ये पॉजिटिव स्लोप हुआ। न्यूट्रल में क्या सेम रहेगी डिमांड, इसलिए बिल्कुल वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, जो दूसरा वाला डायग्राम है वो न्यूट्रल के लिए और तीसरा वाला इंफीरियर के लिए, तुम क्या करोगे इसकी डिमांड को कम कर दोगे, कम करेंगे तो स्लोप नीचे की तरफ आएगा, बराबर ने। ये फिगर इतनी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करने की आपको, खाली एक डायग्राम ड्रॉ कर देने का बस, नीचे जो एक्सप्लेनेशन है मत लिखना, कैंसिल कर देना उसको, क्योंकि इतना लंबा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, बहुत लंबा क्वेश्चन बन जाएगा ये भी। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, इन प्रैक्टिस एवरी फर्म वांट्स टू मैक्सिमाइज सेल्स रेवेन्यू। अगर तुम एडवर्टाइजमेंट बढ़ाओगे तो डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट बढ़ाने, एक्सपेंडिचर बढ़ाने से लोगों को पता चलेगा ये प्रोडक्ट भी है, तो ज्यादा लोगों तक हम पहुंच पाएंगे और ज्यादा लोग इस प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे। तो इसमें एग्जिस्टिंग कस्टमर, नीचे जो दो एरो किए ना, वो नीचे दो एरो किए ना वो लिखने, एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, फिर सीधा यहाँ डीजल से लिखना चालू कर देना। इन मेकिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर रेडी टू बाय मोर यूनिट्स, और नए कस्टमर भी अट्रैक्ट होंगे जो पहले तुम्हारी प्रोडक्ट को नहीं खरीदते थे, दूसरे फर्म की प्रोडक्ट को खरीदते थे। तो प्रमोशनल एक्सपेंडिचर इज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। अगर ज्यादा खर्चा करेंगे तो डिमांड विल राइज, ऊपर का नहीं लिखना है पैराग्राफ, सीधा यहाँ से डीजल से।
अगर प्रमोशनल एक्सपेंडिचर को बढ़ाओगे तो डिमांड विल राइज, और प्रमोशनल एक्सपेंडिचर को कम कर दोगे तो डिमांड विल फॉल। मार्केट में से प्रोडक्ट धीमे धीमे गायब हो जाएगी, कोई डिमांड नहीं करेगा। अब साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, 11 अलग अलग डिटर्मिनेंट्स है, इसलिए बोलता हूं। अब समझो, लार्जर द साइज ऑफ पॉपुलेशन, more will be the number of consumers and higher will be the demand for goods and vice versa। अब ये नीचे जो लिखा है ना, वो कैंसल, क्योंकि अगर इतना लंबा क्वेश्चन है तो ये सब लिखने बैठेंगे तो इम्पॉसिबल है, तुम्हारा पेपर पूरा नहीं होगा। तो अपने इसके पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। फिर इसी तरह से द कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट पॉपुलेशन ऑल्सो अफेक्ट्स द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर गुड्स, ये दूसरा लिखना है, लेकिन उसमें कहां तक, 2 लाइन, सिमिलरली से नहीं लिखना है। यानी जहां पे बच्चे की पॉपुलेशन ज्यादा होने, वहां पे टॉयज, बिस्किट, मिल्क और बेबी फूड की डिमांड ज्यादा होगी। बच्चे ज्यादा तो उसके लिए जो जरूरी चीज है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन ये इसके बाद वाला नहीं लिखोगे तो चलेगा, कारण सेम एग्जांपल को अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है। अब टेस्ट एंड प्रेफरेंस, तो अबे ने द टर्म लिखा है ना, वहां से याद करना आपको, ऊपर की 2 लाइन निकाल देना। द टर्म टेस्ट एंड प्रेफरेंस इज अ जनरल टर्म, इट इंक्लूड्स सोशल कस्टम यानी सामाजिक रीति रिवाज, रिलीजियस वैल्यूज यानी धार्मिक चीजें जो आती है वो, हैबिट लोगों की आदत, फैशन, जनरल लाइफस्टाइल, एज एंड ऑक्यूपेशन ऑफ कंज्यूमर। अब ये सब चीजें जब चेंज होती है तो उसके साथ में डिमांड भी इंक्रीज या तो डिक्रीज होगी। फिर ये जो 4 एग्जाम्पल लिखा है वो पूरा कैंसिल। अब देखो, एक्सपेक्टेशन में पहली 2 लाइन, तीसरा चौथा नहीं लिखना है। इफ पीपल एक्सपेक्ट दैट प्राइसेस विल राइज इन नियर फ्यूचर, लोगों को लगता है कि प्राइस बढ़ेगी तो दे विल डिमांड मोर एट करंट प्राइस। लेकिन अगर लोगों को लगता है कि प्राइस कम हो जाएगी तो दे विल पोस्टपोन बाइंग द प्रोडक्ट, ये लोग पोस्टपोन कर देंगे। अच्छा, एक अच्छी खबर है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है सिलेबस, यानी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल है। ओके, इफ पीपल एक्सपेक्ट दैट प्राइस अगर फ्यूचर में बढ़ेगी, आज तुम डिमांड बढ़ा दोगे। अगर तुमको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी तो आज अपने डिमांड ज्यादा करेंगे, लेकिन अगर हमको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस कम हो जाएगी तो अभी अपने डिमांड पोस्टपोन कर देंगे, सिंपल। अब क्रेडिट अवेलेबल, लास्ट खाली 2 लाइन, ऊपर वाला कैंसर, 10 निकाल देना खाली उसमें से। द कंज्यूमर हु कैन बोरो मोर कैन डिमांड मोर देन दोज हु कैन बोरो लेस। यानी तुम अगर ज्यादा बोरो यानी उधार ले सकते हो पैसे, बराबर, तो वो डिमांड भी ज्यादा करेंगे, और अगर वो नहीं उधार ले सकते तो डिमांड भी कम करेंगे। फिर आता है वेदर कंडीशन, हवामान। अ सडन रेनफॉल ऑन अ हॉट समर डे विल ब्रिंग डाउन द डिमांड फॉर आइस, बस यही, दूसरी वाली लाइन नहीं। यानी अगर एकदम से बारिश चालू हो जाए, एकदम गर्मी के मौसम में बारिश चालू हो जाए तो लोग बर्फ की डिमांड को कम कर देंगे, ऐसा। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इफ द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, all people will be in a position to make demand for goods. But if income is distributed unequally, तो a large number of people get small proportion of national income। बस यहां तक, 2 लाइन कैंसिल, बराबर। यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अगर इक्वली हुआ है तो फायदा है, लेकिन अगर अनइक्वली हुआ है तो नुकसान है, क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं होंगे कभी भी, गरीबों के पास। फिर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अफेक्ट करती है। अबे नहीं, इसमें वो स्टार्टिंग में लिखा है वो मत लिखो, वो लाइन। When there is improvement in quality of a particular product, the demand will rise and vice versa, ऐसा लिख दो। vice versa ऊपर लिखा है, एंड उसके बाद में लिखो VICE
लिख लो, ऑन द अदर एंड निकाल देना, एंड वाइस वर्सा। इकोनॉमिक के सिवा कोई भी दूसरी जगह पे वाइस वर्सा यूज नहीं कर सकते। एंड VIC वाइस, और इसके बाद में वर्षा VERSA। ओके, लॉ ऑफ डिमांड, अपवाद, मांगना नियम ना अपवाद। अब क्या लॉ ऑफ डिमांड का कर्व अपवर्ड राइजिंग यानी नीचे से ऊपर जाता हुआ हो सकता है? तो इतनी कंडीशन में हो सकता है। पहला तो स्नॉब अपील या कॉन्स्पिकस कंजम्पशन, ये वेबलन ने एक्सप्लेन किया। अकॉर्डिंग टू हिम, फॉर गुड विल स्नॉब अपील, वेबलन नाम याद रखना, इंसान का नाम है, मीनिंग मत पूछना उसका। लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड गुड। आ रहा है, these goods are demanded not because of their intrinsic value, but they are demanded because there is snob appeal. प्रेस्टीज के लिए, जैसे गोल्ड, डायमंड, गोल्ड की तुम्हारे घर में कोई जरूरत नहीं है, मेरे घर में भी नहीं है, तुम्हारे घर में भी नहीं है, बराबर, वो दिखावे की चीज है। वो 10 ग्राम जितना पैसा उसके लिए देते उससे ज्यादा 10 ग्राम अगर आयन का यानी लोखंड का हो तो वो ज्यादा काम का है। पर आयन की प्राइस नहीं है, गोल्ड की प्राइस है, क्योंकि उसमें स्नॉब अपील है। उसकी वैल्यू अंदर जो अपने काम की है वो काम की वैल्यू नहीं है, पर किसकी वैल्यू है? सिर्फ देखा देखी की वैल्यू है। और ये रिच क्लास के लोग हैं ना, वो उसके प्रेस्टीज के लिए ये खरीदते हैं। इस तरह की चीजों के अंदर लॉ ऑफ डिमांड साबित नहीं होता। इसकी प्राइस बढ़ती है फिर भी डिमांड बढ़ रही है। जितनी डिमांड पिछले साल RBI ने 77 टन गोल्ड खरीदा था, 77 टन गोल्ड खरीदा था। इस साल अभी तक 27 टन गोल्ड, 27 टन बोल रहा हूं, टन यानी 1000 किलोग्राम। तोले की बात तो जाने दो, बराबर, मल्टीप्लाई बाय 100 करो तो तोला होगा, 27 लाख तोला, बराबर। अब आगे देखो, स्पेक्यूलेटिव मार्केट, शेयर मार्केट में भी ऐसा होता है। स्पेक्यूलेटिव, कैंसल, जो आगे दूसरे पेज पे ने एग्जाम्पल है, कैंसल। स्पेक्यूलेटिव मार्केट यानी शेयर मार्केट, शेयर मार्केट में प्राइस बढ़ती है ना तो लोग ज्यादा खरीदते, तभी तो प्राइस बढ़ती है, बराबर ने। तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली अगर प्राइस राइज होती है तो कंज्यूमर और ज्यादा इसको खरीदता है। तो शेयर मार्केट का एग्जांपल इसमें दे सकते हैं। अगर आपको इसमें लिखना हो ने तो इन द शेयर मार्केट से लिख दो तो भी चलेगा। कुछ में मैं एग्जांपल लिखवाता हूँ, कुछ में एग्जांपल कैंसिल करवाता हूँ। अब गिफन गुड्स याद होने चाहिए, सर रॉबर्ट गिफन, he observed that when prices of given goods rise, customer raise their goods। ये ने आप 5 मार्क के क्वेश्चन में भी लिख दो, गिफन गुड्स, वेबलन इफेक्ट और गिफन गुड्स, दो 5 मार्क के क्वेश्चन में। उसने ये ऑब्जर्व किया कि लोग इंफीरियर गुड्स की प्राइस जब बढ़ती है तो उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं। इंफीरियर गुड्स की प्राइस यानी बाजरे की प्राइस बढ़ेगी तो बाजरे की डिमांड बढ़ जाएगी। कारण बाजरे की प्राइस बढ़ने से जो बाजरी खाने वाले लोग हैं ना उसका पूरा बजट डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो अगर थोड़ा बहुत गेहूं खाते भी होंगे ना तो वहां से भी वो कैंसिल करके ये सब सिर्फ और सिर्फ खाली क्या खरीदना चालू कर देंगे? बाजरी खरीदना चालू करेंगे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं बचेंगे कि वो क्या गेहूं खरीद पाए। इसलिए when the price of given goods rises to buy the same quantity of given goods, more money is required. So consumer can buy same quantity of given good with the help of more amount. In other words, रियल इनकम अंडरलाइन करो, रियल इनकम यानी वास्तविक आवक घटी जाए। सो ही कैन नॉट बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ सुपीरियर गुड्स। बोला ना मैंने, अगर आप बचे हुए अमाउंट से, लेफ्ट अमाउंट यानी बचे हुए अमाउंट से तुम अगर गेहूं खरीदते भी होंगे तो भी तुम उसका कंजम्पशन बंद कर दोगे। इन दिस केस, इन ऑर्डर टू मेंटेन पर्टिकुलर लेवल ऑफ कंजम्पशन, यानी अगर आपके घर में 10 किलो अनाज की एक महीने में जरूरत है, तुम 8 किलो बाजरा खरीदते थे, 2 किलो गेहूं खरीदते थे, लेकिन अब बाजरे की प्राइस अगर बढ़ जाती है
तो अपने क्या करेंगे, 10 बाजरा ही खरीदेंगे, गेहूं के 2 किलो को अपने कैंसिल कर देंगे। He has to reduce the consumption of superior goods and he has to buy more of given goods। बस यहाँ तक। इसके बाद जो नीचे लिखा है ना वो कैंसिल कर देना। देयरफॉर से इग्नोरेंस या इल्यूजन, इल्यूजन यानी भ्रम। लोगों को ये भ्रम होता है कि महंगी चीजें अच्छी होती है, तो प्राइस जितनी बढ़ेगी ना उतना ज्यादा खरीदेंगे। ये महंगा हो रहा है मतलब ये तो अच्छा होगा ज्यादा। Sometimes customer believe that a high price commodity is better in quality than low price commodity, so they buy more units of high price commodity। तो वो लोग ज्यादा खरीदेंगे। और कॉन्स्पिकस नेसेसिटीज, ये चीज ऐसी है ना कि जो पहले नेसेसिटी नहीं थी आज है। एसी नेसेसिटी नहीं थी पहले, लेकिन आज क्या देखा देखी में लोगों ने सोच लिया कि अब हमारे घर में भी एसी होना चाहिए। समझे ना ये। विद द पैसेज ऑफ टाइम अंडरलाइन करना, यानी जैसे जैसे टाइम गुजरता है ये चीजें आपके लिए नेसेसिटी बनती जाती है सर। अब ये ना एक चीज और घुस रही है जी अपने घरों में, एयर प्यूरिफायर। ये जितना प्रदूषण बढ़ता है ना, एयर प्यूरिफायर घरों में घुस रहा है। राइट। अब अभी क्या लग रहा है, वो लग्जरी लग रहा है, लेकिन थोड़ा टाइम ऐसा आएगा ना हर घर के अंदर ये नेसेसिटी हो जाएगा। एयर प्यूरिफायर लेना आसान है, 8-10 हजार का आता है, लेकिन हर 6 महीने में उसका फिल्टर चेंज करना पड़ता है 2500 रुपये का। तो 10 हजार में खरीद तो लो, लेकिन हर 6 महीने में 2500 का दूसरा खर्चा। अब डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट, देखा देखी। मेरे बाजू वाले ने 55 इंच का टीवी लिया तो मेरे घर में ये मैं 25 इंच का टीवी क्यों देखूं, मैं भी 55 इंच का टीवी लूंगा। समझे ने। एग्जैक्टली ऐसा होता है। द डिमांड गुड्स लाइक कार, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। नेबर और रिलेटिव्स के पास है, इसलिए अंडरलाइन करो नेबर और रिलेटिव्स। Thus, in order to maintain the status, people demand particular product even at a high price. It is called as demonstration effect। इसको क्या बोलेंगे अपने, डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट इसको बोलेंगे, कि देखा देखी से अपने ये खरीद रहे हैं। अब इमरजेंसी, कोई इमरजेंसी में पैसे देखता है, बराबर। अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में हार्ट अटैक आया उसको, और उसको बोले क्या एंजियोप्लास्टी करानी है, तो 10 दवाखाने में पूछने थोड़े जाएंगे सस्ता कौन सा है। हाँ भाई कर दे यहीं पे। महंगा सस्ता उसमें नहीं देखा जाता है, दवाई के मामले में नहीं देखा जाता, शादी के मामले में नहीं देखा जाता। ये क्या इमरजेंसी की बात है। इसी तरह से अगर फ्लड आती है, बाढ़ आई हो, उस टाइम पे हर जगह पे आप देखते हो दूध नहीं मिलता है, तो जितने में भी मिलता हो उतने में अपने खरीद लेते हैं। उस वक्त अपने ये नहीं देखते कि प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम करे। तो पीपल बाय मोर एट इवन मोर इवन एट हाई प्राइसेस। बस यहाँ तक, बराबर नहीं। फिर ये डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है।